गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम सब ने वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य के बारे में अध्ययन किया था। उद्देश्य कौन कौन से है, प्राथमिक उद्देश्य और नैतिक उद्देश्य और नैतिक कार्य संबंधी उद्देश्य के बारे में अपन ने समझा था। आइए आज हम सब वित्तीय प्रबंध के महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। वित्तीय प्रबंध का विकास चूँकि 20वीं शताब्दी के छठे दशक से ज़्यादा प्रारंभ हुआ है और अभी विकासशील दौर से वित्तीय प्रबंध प्रणाली गुजर रही है। अभी विकसित अवस्था में नहीं है, क्योंकि इसके सिद्धांत, इसके विश्लेषण नीतियाँ, उनमें निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे जैसे खोज हो रही है उसी के अनुसार इनमें परिवर्तन भी हो रहे हैं। इसलिए विकसित अवस्था में इसे हम नहीं कर करके विकासशील अवस्था में कहेंगे। फिर भी वित्तीय प्रबंध के अपने किसी भी व्यवसाय के बहुत से महत्व है, जिनके बारे में आज हम सब यहाँ पर अध्ययन करेंगे। आज कोई भी व्यवसायिक संगठन, चाहे उसका आकार छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वह निगमित प्रणाली के तहत हो या अनिगमित, किसी भी व्यावसायिक संगठन में उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन से संबंधित कोई भी क्षेत्र हो, जहाँ भी वित्तीय प्रबंध प्रणाली को अपनाया गया है, वित्तीय प्रबंधक जहाँ होते हैं, वहाँ उस संस्था के लाभों में वृद्धि होना सुनिश्चित होती है। अगर किसी संस्था में वित्तीय प्रबंध प्रणाली नहीं है तो वह जहाँ पर यह वित्तीय प्रबंध अपनाया गया उससे बेहतर अवस्था में वो संस्थान नहीं हो सकता। वहाँ वित्तीय अनियमितताएं मिलेगी। वैज्ञानिक है अपने हस्बैंड एंड डोकरे के अनुसार इन्होंने कहा कि विभिन्न आर्थिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों को एक सूत्र में बांधने के लिए वित्तीय प्रबंध की आवश्यकता होती है। इन्होंने बताया कि किसी भी व्यावसायिक संस्थान अगर उसको आर्थिक सूत्र में एक जगह उसको पिरोना हो तो वहाँ वित्तीय प्रबंध को लागू अवश्य करना चाहिए। क्योंकि हमने सुना है कि वित्त एक ऐसी दूरी है जिसके चारों ओर समस्त व्यावसायिक क्रियाएं चक्कर लगाती है। अतः किसी भी सफल प्रबंध में समस्त जहाँ पर वित्तीय प्रबंधक की नियुक्ति करना अनिवार्य है। तो आइए हम सब देखते हैं कि वित्तीय प्रबंध से अपने को क्या क्या फायदे होते हैं। पहला है उपक्रम की सफलता का आधार। उपक्रम की सफलता का आधार से हम समझ सकते हैं कि किसी भी व्यावसायिक संस्थान, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, निगमित हो, अनिगमित हो, निर्माणी हो, सेवा संस्थान हो, वहाँ पर अगर कुशल वित्तीय प्रबंध प्रणाली से चलने वाला हो, कुशल वित्तीय प्रबंध प्रणाली हो, तो उस संस्थान का लाभों में उत्तरोत्तर वृद्धि देखी गई है। और अगर अकुशल वित्तीय प्रबंध होता है तो उस संस्थान को जल्दी ही पतन हो जाता है। अतः हम मान सकते हैं कि उपक्रम की सफलता का आधार या निर्भरता वित्तीय प्रबंध पर निर्भर करती है। दूसरा, साधनों की अनुकूलतम आवंटन एवं उपयोग। कुशल वित्तीय प्रबंधक उपक्रम में क्या करते हैं कि जो कोषों को प्राप्त किया गया है उन कोषों को संस्थान में उपलब्ध साधनों को अनुकूलतम आवंटन एवं उनका उपयोग संभव बनाता है, जिससे किसी भी संस्था की नेटवर्थ संपदा मूल्य अधिकतम होता है। तीसरा है निर्णय का केंद्र बिंदु। व्यवसाय में पहले क्या होता था कि प्रबंधकों के द्वारा स्वप्रेरणा से या अनुभव के आधार पर वो निर्णय लेते थे, किंतु
आज वित्तीय निर्णय का निर्धारण वित्तीय प्रबंध की तकनीक, सिद्धांत, उनके विश्लेषणों के आधार पर करते हैं। जैसे पूंजी बजटन है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, वर्किंग कैपिटल अरेंजमेंट है, इश्यूज मैनेजमेंट है। तो इन सब के आधार पर कोई भी वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है और उन निर्णयों का फायदा व्यवसाय को अवश्य रूप से देखने को मिलता है। अगला है कार्य निष्पत्ति एवं कुशलता का मापक। कार्य निष्पादन से तात्पर्य है किसी भी उपक्रम में, व्यवसाय में जो कुछ भी कार्य होते हैं उनके द्वारा कार्य किए जाते हैं, निर्णय किए जाते हैं, अगर उनके द्वारा उन निर्णयों को या कार्यों को करने से संस्था को अतिरिक्त लाभ होता है या ग्रोथ रेट बढ़ती है, तो हम कह सकते हैं कि वह संस्था वित्तीय प्रबंध के कारण से उनकी कुशलता में, निष्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। नियोजन समन्वय का आधार। वित्तीय प्रबंध के द्वारा संस्था में कोषों को प्राप्त करने के लिए पहले प्लानिंग की जाती है कि अपने को कहाँ कहाँ से कोषों को प्राप्त करना है, न्यूनतम लागत से किस प्रकार से कोषों को प्राप्त कर लिया जाए। सभी विभागों में आपसी समन्वय और नियंत्रण के द्वारा, बजट नियंत्रण इनके द्वारा इनको लागू किया जाता है, जिससे संस्था में ओवरऑल व्यवसाय प्रबंध में जो नियोजन, निर्णय, समन्वय, नियंत्रण की तकनीकें उनमें सहायक होता है। राष्ट्रीय महत्व। राष्ट्रीय महत्व भी अगर सभी भारत, जैसे मान लो भारत देश में सभी व्यवसाय के द्वारा वित्तीय प्रबंध के द्वारा निर्णय और उसको लागू किया जाता है, तो सभी व्यवसायों की ग्रोथ रेट, उनकी संपदा मूल्य अधिक होगा, और अगर व्यवसायिक इकाइयों का संपदा मूल्य अधिकतम होता है तो उस राष्ट्र का भी राष्ट्रीय विकास दर ऊंची होती है, जीडीपी में वृद्धि होती है। अगला है अंशधारियों के लिए उपयोगिता। अंशधारकों के लिए उपयोगिता से तात्पर्य है किसी भी व्यवसाय में अंशधारक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। सभी क्योंकि संख्या अंशधारियों की अधिक होती है, इसलिए सभी अंशधारक तो बोर्ड मीटिंगों में या भाग नहीं ले सकते, तो वो संचालक मंडल के माध्यम से भाग लेते हैं, लेकिन वो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से वो मीटिंगों में निर्णय जो होते हैं, डिसीजन के लिए जाते हैं, उनमें वो प्रभावित कर सकते हैं। अगर उनको वित्तीय प्रबंध का अध्ययन किया हुआ, उनको ध्यान है, तो अच्छे सुझाव दे सकते हैं और जिनको मानने के लिए संचालक मंडल बाध्य होगा। तो इस अच्छे निर्णयों को संस्था में लागू करने से उस संस्था का विकास होगा, उनकी संपदा मूल्य अधिकतम होगा। व्यवसायिक प्रबंधकों के लिए भी उपयोगिता। वित्तीय प्रबंध जो विषय है, उस विषय का व्यवसायिक प्रबंध, इसकी उपयोगिता सर्वाधिक व्यवसायिक प्रबंध क्षेत्र में होती है, क्योंकि जो कंपनियां हैं, कंपनियों में जो पूंजी विनियोग किए जाते हैं, तो उसमें प्रबंध क्या होते हैं, कंपनी में जो अंशधारक होते हैं उनके एज ए ट्रस्टी के रूप में वो काम करते हैं। तो उनका उत्तरदायित्व होता है कि वो उस संस्था के पूंजी जो विनियोजित की गई उस पर उचित प्रत्याय या उन पर रेट ऑफ रिटर्न सही मिले। तो इसके लिए उन प्रबंधकों का वित्तीय प्रबंध के जो सिद्धांत है, नीतियाँ है, उनसे परिचित होना आवश्यक है। अगला है विनियोक्ताओं के लिए उपयोगिता। विनियोक्ता जो इन्वेस्टर होते हैं, विनियोजक होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी छोटी छोटी बचत होती है, उन बचतों को इकट्ठा करके कोई भी कंपनी या म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से विनियोग करते हैं, या बैंकों में एफडीआर करते हैं, तो बैंक उनको फिर लोन के रूप में देते हैं। तो ये विनियोजक होते हैं,
अगर इन विनियोजकों को वित्तीय प्रबंध के सिद्धांतों को व्यवहारों से परिचित है तो वे स्वयं उसका निर्णय कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी में अपने को विनियोग करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, कहीं वो गलत विनियोग को नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए विनियोक्ताओं के लिए भी वित्तीय प्रबंध काफ़ी सहायक सिद्ध होती है और उनको विनियोगों पर प्रत्याय भी उचित रूप से मिलता है। अगला है वित्तीय संस्थाओं के लिए उपयोगिता। वित्तीय संस्थानों से तात्पर्य विभिन्न व्यापारिक बैंकों, विनियोजक बैंकों, कंपनियां, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी, एक्सेप्टेंस हाउस, भट्टागृह, इनमें जो मैनेजमेंट में जो बैठते हैं उन सबको वित्तीय प्रबंध का ज्ञान, विस्तृत ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि वो तो खुद दूसरों को सलाह देते हैं। तो अगर उनमें जो प्रबंधक बैठते हैं उनको विषय का, वित्तीय प्रबंध का पूर्णतया विस्तृत ज्ञान नहीं होगा तो वो गलत निर्णय ले सकते हैं, जिससे संस्था को काफ़ी हानि उठानी पड़ सकती है। इसलिए अगर उनको ज्ञान होगा तो वो उनके लाभों में भी वृद्धि होगी, उनके द्वारा जो विनियोग राशि है वह भी उचित प्रत्याय देगी। अन्य व्यक्तियों के लिए उपयोगिता। अन्य व्यक्तियों से तात्पर्य वित्तीय प्रबंध विषय का जो ज्ञान है वो समाज के विभिन्न व्यक्तियों के लिए भी लाभदायक होता है। जैसे राजनीति करने वालों को भी वित्तीय कुशलता होनी अनिवार्य है। अर्थशास्त्रियों के लिए तो है ही है, समाजशास्त्रियों के लिए, वाणिज्य एवं प्रबंध के विषय के अलावा चाहे विद्यार्थी हो चाहे शिक्षक हो, सबके लिए वित्तीय प्रबंध की उपयोगिता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वित्तीय प्रबंध में जो वित्त है, वित्त व्यवस्था चूँकि पूरा अर्थतंत्र इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, इसलिए आर्थिक कुशलता और व्यवसाय की संपदा वृद्धि के लिए किसी भी संस्था में वित्तीय प्रबंध का बहुत महत्व होता है। अगला है, अब वित्तीय प्रबंध के महत्व के साथ साथ कुछ इसकी सीमाएं भी होती है। उन सीमाओं के बारे में हम सब यहाँ पर देखेंगे। 4-5 उसकी सीमाएं हैं, उनके बारे में वन बाय वन अपन अध्ययन करेंगे। क्योंकि वित्तीय प्रबंध की भूमिका विकासशील दौर से अभी गुजर रहा है, तो हो सकता है कि इसमें जो नई नई तकनीकें आती है उसके बारे में कोई अद्यतन नहीं हो, अपडेट नहीं हो, तो भी यह सभी जगह वित्तीय प्रभाव को जानना या इनकी वित्तीय लेखों पर निर्भरता है, काफ़ी एक्सपेंसिव भी इसको माना जाता है छोटे व्यवसायियों के लिए। तो वो जो इसकी सीमाएं उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। पहले, सभी प्रबंध के निर्णयों के लिए वित्तीय प्रभाव जानना कठिन कार्य है। किसी भी संस्था में प्रबंध के जितने भी कार्य क्षेत्र है उन सभी कार्य क्षेत्रों में वित्तीय प्रबंध के प्रभाव पहचानना काफ़ी एक मुश्किल कार्य लगता है। इस विशिष्ट क्षेत्र में कर सकते हैं, लेकिन सभी में तालमेल बैठाना ये इसकी एक सीमा होती है। वित्तीय प्रलेखों पर निर्भरता से तात्पर्य है कि लेखांकन कार्य के द्वारा जो रिकॉर्ड मिलते हैं, जो लेखे मिलते हैं, वो वित्तीय लेखों पर आधारित वित्तीय प्रबंध होता है। उसी वित्तीय लेखों से, चाहे वो बैलेंस शीट हो, P&L अकाउंट हो, ट्रेडिंग अकाउंट हो, लेजर हो, उन्हीं से वित्तीय प्रबंधक अपने जो वित्तीय प्रबंध की तकनीक है, सिद्धांत है, उनको लागू करके वो उसमें उपयोगिता उसकी निर्धारित करते हैं, निर्णय में उसकी उपयोगिता निर्धारित करते हैं। तो अगर उनमें अगर कोई गलती की हुई है तो वो गलती या इसमें भी वित्तीय प्रबंधन के निर्णयों को भी प्रभावित करेगी। संबंधित विषयों की कम जानकारी। वित्तीय प्रबंधन को केवल अपने विषय की जानकारी रहती है, उनको अन्य विषय जैसे चाहे वो गणित हो, अर्थशास्त्र हो, अभियांत्रिकी हो, सांख्यिकी हो, इनके बारे में भी अध्ययन करना होना जरूरी होता है, लेकिन वो सब नहीं हो पाता है। वस्तुनिष्ठता का अभाव। वित्तीय प्रबंध में अभी
वस्तुनिष्ठता पूर्णतया नहीं आई है, क्योंकि वित्तीय प्रबंधकों के निर्णय वित्तीय प्रबंधकों के व्यक्तिगत विचारों और उनकी भावनाओं से भी प्रभावित होते हैं। हर व्यक्ति के अलग अलग विचार होते हैं, आगे देखने का नज़रिया अलग अलग होता है, तो उस नज़रिए के हिसाब से इसमें भी फर्क आ सकता है। वस्तुनिष्ठता का भाव या विकासशील दौर से अभी आपको बताया था कि गुजर रहा है, और छोटे उपक्रमों के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव है। इस प्रकार से हमने आज देखा कि वित्तीय प्रबंधन के महत्व क्या क्या है और उनकी सीमाएं के बारे में अपन ने अध्ययन किया। धन्यवाद।